नमस्कार दोस्तों। मैं भगवाना राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजभाषा, यानी संविधान में जो राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया था के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम अनुच्छेद 344 तक हम पढ़ चुके हैं और आज इस क्लास में सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 345 भाग 17। संविधान के अनुच्छेद 345 में क्या लिखा गया है और ये भाग 17 में शामिल है। 343 जो था वो संघ की राजभाषा से संबंधित था और 344 राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के बारे में था। 345 राज्यों द्वारा स्वीकृत राजभाषाओं से संबंधित है। ये क्या है? राज्यों द्वारा स्वीकृत राज्यों द्वारा स्वीकृत राजभाषाओं से राजभाषाओं से राजभाषाओं से संबंधित, यानी 345 में क्या लिखा गया है कि राज्यों द्वारा जो राजभाषाएं स्वीकृत की गई है उनका प्रावधान है वो 345 में की। इसके बाद 300 अनुच्छेद 346, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद था वो 345, 343 और 344 थे। अनुच्छेद 346 भाग 17। 346 में क्या लिखा गया है? दो राज्यों के बीच संपर्क भाषा, दो राज्यों के बीच संपर्क भाषा का प्रावधान किया गया। तो इस अनुच्छेद में अनुच्छेद में दो राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य संपर्क भाषा का उल्लेख किया, यानी दो राज्यों के बीच जो पत्रावली की जो भाषा है, पत्र व्यवहार की जो भाषा है, उसका उल्लेख है वो 346 में किया। दो राज्य, अलग अलग दो राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार की जो भाषा है उनका प्रावधान 346 में किया। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 भाग 17। अनुच्छेद 347 में क्या लिखा गया है? मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। 347 क्या है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है और कौन सी भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें किसका उल्लेख है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं से मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित, भाषाओं से
मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, कुल 22 भाषाएं हैं, उनका भी हम लिखेंगे। उनका जो वर्णन है 347 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 भाग 17। 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और अधिनियम है वो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा। तो इसमें है, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एवं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का प्रावधान है, ये कह सकते हो। यानी 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है उनका प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, अधिनियम अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। यानी अधिनियम अधिनियम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। यानी अधिनियम जो भी नियम या जो भी आदेश या डिक्री जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जारी होती है, उनका वर्णन है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा। जैसे कोई भी फैसला है वो उसका प्रकाशन हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी भाषा में भी होगा। तो 348 से महत्वपूर्ण है थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से, कि क्वेश्चन कई बार आ गया कि हाई कोर्ट या उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 348 भाग 17 में किया। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 भाग 17। अनुच्छेद 349 भाग 17 में क्या लिखा गया है कि भाषा संबंधित विधियां, भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित किया गया है। यानी इसमें लिखा गया है कि भाषा संबंधित विधियों, भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित अधिनियमित करने का उल्लेख है। तो भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित करने का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 349 में है।
इसके बाद 350, अनुच्छेद 350 आता। अनुच्छेद 350 भाग 17। अनुच्छेद 50 है, वो कौन से भाग में है? 17 नंबर भाग में है। और इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये जो भाषाई अल्पसंख्यक है हिंदुस्तान में, से संबंधित है। इसमें किसका प्रावधान किया गया है 350 में? भाषाई अल्पसंख्यकों का प्रावधान। तो भाषा की दृष्टि से हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है, उनकी भाषा की रक्षा किस प्रकार से की जाए, उनके लिए सरकार किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर सकती है, इसका उल्लेख है वो 350 भाग 17 में किया गया। के बाद अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। 351 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 351 भाग 17 महत्वपूर्ण है। 351 भाग 17 भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा गया है कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, विकास से संबंधित। तो 351 में किसका उल्लेख किया गया है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 351 है। एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने अनुच्छेद 344 के बारे में अध्ययन किया। 343 संघ की राजभाषा से संबंधित था। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी और अंकों का जो स्वरूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा, यानी देवनागरिक लिपि के अंक नहीं चलेंगे। ये 343 में था। 344 में राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के बारे में था। हिंदुस्तान में एक बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है और उस आयोग की सिफारिश के आधार पर राजभाषा समिति बनी। उनके बारे में हमने देखा। आज इस क्लास में हमने शुरू किया था 345 से। अनुच्छेद 345 में क्या लिखा गया है कि राज्यों द्वारा स्वीकृत राजभाषाओं से संबंधित अलग अलग राज्यों की भी कुछ राजभाषाएं हैं। हम इनके बारे में जो पत्रावली के समय जो काम आती है उनको भी हम देखेंगे। अनुच्छेद 346 में लिखा गया कि दो राज्यों के मध्य संपर्क भाषा का उल्लेख किया गया है कि दो राज्यों की जो सरकारें हैं वो आपस में जो संपर्क करती है वो कौन सी भाषा में करेगी, तो इसके बारे में लिखा गया है। इसके बाद 47 में क्या है, मान्यता प्राप्त है जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। 48 में उच्चतम और उच्च न्यायालय की जो भाषाएं हैं के बारे में लिखा गया है और उच्च न्यायालय के जो भी आदेश है, जो भी फैसले हैं, वो किस में लिखे जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी में बराबर लिखे जाएंगे, दोनों में।
अनुच्छेद 349 भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित करने का उल्लेख है, और 350 में भाषाई दृष्टि से जो अल्पसंख्यक है हिंदुस्तान में उनके बारे में लिखा गया है। जैसे कई ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले न के बराबर है हिंदुस्तान में, तो उनके बारे में लिखा गया है। जैसे डच भाषा है, इस प्रकार की कुछ भाषाएं हैं। और 351 था वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, और ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, वो 351 में किया। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर आधार पर भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण है। केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के आधार पर जो भारतीय जो राज्य हैं या जो भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में ये लिखा गया है। तो भाषा के आधार पर अनुच्छेद 345 भाग 17 के अंतर्गत है ये अनुच्छेद अनुच्छेद 345 भाग 17 के अंतर्गत भाग 17 के अंतर्गत, क्योंकि ये जो बात है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो अनुच्छेद 345 में ही किया गया, 345 में किया गया था। और इस आधार पर 3 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, जैसे क श्रेणी के, ख श्रेणी के और ग श्रेणी के राज्य बनाए गए। तो इस पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क श्रेणी वाले पहला कौन सा है, क श्रेणी वाले वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो क श्रेणी वाले जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे उनको क श्रेणी में क्यों शामिल किया गया? उनको क श्रेणी में शामिल करने का जो मुख्य आधार ये था कि इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इन राज्यों तथा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र शासित प्रदेशों ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी इन केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं क श्रेणी वाले, उन्होंने जो हिंदी जो भाषा थी
उनको राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया और इनके साथ पत्र व्यवहार केवल हिंदी में होगा। पत्र व्यवहार इनके साथ पत्र व्यवहार केवल हिंदी में होगा। अब देखो कि हिंदी में होगा। अब संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का कोई भी पत्र आएगा इनके पास है तो वो हिंदी भाषा में आएगा। इसका में ये प्रावधान क्या है, क श्रेणी वाले जो राज्य हैं उन्होंने हिंदी को क्या है कि राजभाषा के रूप में अपने राज्य में भी क्या कर लिया, उसने राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया अपने राज्य में। इसलिए इनके साथ क्या है कि संघ सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पत्र व्यवहार है, पत्रावली है, वो किस भाषा में आएगी, वो हिंदी भाषा में आएगी। किस भाषा में आएगी, हिंदी भाषा में। तो 345 में कै श्रेणी में पहले पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं वो हम देखते हैं। जैसे इसमें एक तो राजस्थान शामिल था जिसने हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया, इसीलिए राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक हरियाणा था, इसने उसको राजभाषा मान लिया था। इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश ने इसको क्या है राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिमाचल के बाद अगर बात करें एक उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश ने भी इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था हिंदी को। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य एक है उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने भी हिंदी को क्या कर लिया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड के बाद अगर बात करें कि मध्य प्रदेश था, एक मध्य प्रदेश था जिसने हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश के बाद एक छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ ने भी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक बिहार राज्य था जिसने हिंदी को उसमें राजभाषा स्वीकार किया था, और एक केंद्र शासित प्रदेश था वो था दिल्ली। ये 10 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। एक झारखंड है इसमें। ये जो राज्य हैं, क्योंकि झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ है, ये 10 राज्य हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को क्या मान लिया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये कै श्रेणी वाले राज्य हैं। तो आप भाषा के आधार पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, उनमें कै श्रेणी वाले कितने हैं, इनमें से 9 राज्य हैं और एक ये केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा, दिल्ली। और 9 इसमें कौन से राज्य शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ख श्रेणी, दूसरी जो श्रेणी है वो क्या, ख श्रेणी है। ख श्रेणी वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब ख श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, ख श्रेणी में वे राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को सहभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इन राज्यों ने राज्यों ने हिंदी को सहभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
इन्होंने हिंदी को क्या सहभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसमें पंजाब है, गुजरात है, चंडीगढ़ है और महाराष्ट्र है, ये चार आते हैं। इनमें इनमें कौन से आते हैं? जैसे पंजाब है, 2 नंबर की बात करें जैसे गुजरात राज्य है, 3 नंबर की अगर बात करें जैसे चंडीगढ़ है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने हिंदी को सहभाषा के रूप में स्वीकार किया। और 4 नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र है, इन्होंने भी हिंदी को क्या किया था, सहभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये ख श्रेणी वाले हैं। इसके बाद तीसरी जो श्रेणी थी वो थी ग श्रेणी। ग श्रेणी वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब ग श्रेणी में कौन से राज्य शामिल थे? इन राज्यों ने क्या किया था कि अपनी स्थानीय भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इन राज्यों ने इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी स्थानीय भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इनमें कौन कौन से शामिल होंगे? शेष से सभी राज्य जो क श्रेणी और ख श्रेणी से बचे हैं, वो शेष सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इनके साथ पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। आप भी ये भी बात लिख सकते हो। इनके साथ पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। जैसे जो दक्षिण भारतीय राज्य ना, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम है, मणिपुर है, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों ने क्या किया कि अपनी किसी स्थानीय भाषा को क्या है, राजभाषा स्वीकार कर लिया। हिंदी को इन्होंने राजभाषा स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इन राज्यों के साथ संघ सरकार का जो पत्र व्यवहार है वो केवल अंग्रेजी में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, अगला जो हमारा जो टॉपिक है कि भारतीय संविधान में जो कितनी भाषाएं हैं, अगला टॉपिक है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। कई राज्यों में भाषाओं के लिए आंदोलन चल रहे हैं कि हमारी भाषा को
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। राजस्थानी भाषा के लिए बहुत सारे आंदोलन चले। ये जो संविधान में मान्यता प्राप्त संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुच्छेद अनुच्छेद 347 भाग 17 में शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मूल जो संविधान था, मूल संविधान जब लागू हुआ था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अगर हम बात करें कि मूल संविधान जब लागू हुआ, पहली बात इसमें ये लिखो कि संविधान जब लागू हुआ तो भाषाएं, जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 14 भाषा थी। यानी आप ये कह सकते हो कि मूल संविधान था ना, उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। वो बाद में जोड़ी गई है। मूल में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और 14 भाषाएं कौन कौन सी है? जैसे कश्मीरी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, असमिया है, उड़िया है, बंगला है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। ये 14 भाषाएं थी। तो मूल में कौन कौन सी भाषाएं थी? जैसे कश्मीरी है, जैसे पंजाबी है, जैसे कन्नड़ है, जैसे मलयालम है, जैसे तमिल है, जैसे तेलुगु है, जैसे गुजराती है, जैसे असमिया है, जैसे उड़िया है, जैसे उर्दू है, जैसे हिंदी है, जैसे संस्कृत है। ये जो भाषाएं थी, कश्मीरी है, पंजाबी है, गुजराती है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, एक जैसे मराठी भाषा थी उस समय मूल में शामिल थी मराठी भाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कश्मीरी, पंजाबी, कन्नड़ आ गई, गुजराती आ गई, असमिया आ गई है, तेलुगु आ गई है, उड़िया आ गई है, संस्कृत आ गई है, असमिया। एक बांग्ला भाषा थी, ये बंगला भाषा कहते हैं या बांग्ला भाषा, एक ही बात है। ये मूल संविधान में ये 14 भाषाएं शामिल थी। जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ये 14 मूल भाषाएं थी। उसमें कश्मीरी है, पंजाबी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, असमिया है, उड़िया, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला, ये भाषाएं थी। इसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन होते गए और भाषाएं जुड़ती गई। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1968। यानी 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1968। 1967 है ये, 68 नहीं है भाई, 1967।
1967 में हुआ था। और इसमें एक 15वीं भाषा जुड़ी थी, वो थी सिंधी भाषा। 14 तो मूल में थी, तो 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल हुई थी? सिंधी भाषा आई थी। और वो 21वां संविधान संशोधन था 1967 का, उसमें ये शामिल की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें, एक 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। अगला है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। ये 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या है कि 3 भाषाएं, 1992 में 3 भाषाएं इसमें शामिल की गई थी। एक इसमें 1992 में जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं थी। जैसे इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, 17 नंबर थी मणिपुरी, और 18 नंबर जो भाषा थी वो थी नेपाली। अब देखो, नेपाली जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेपाल देश की जो भाषा है, जो नेपाली लोगों के द्वारा बोली जाती है, वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। तो 16वीं, 17वीं और 18वीं, तो 16वीं कौन सी थी? कोंकणी थी। 17वीं कौन सी थी? मणिपुरी थी। और 18वीं भाषा कौन सी थी? नेपाली थी। इसके बाद अगर हम बात करें, एक 92वां संविधान संशोधन आया था 2003 में। अगला जो है वो है 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब किया था? 2003 में। 2003 में। और इसमें 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर, ये 4 भाषाएं इसमें शामिल की थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 19 नंबर थी बोडो, 20 नंबर थी डोगरी, 21 नंबर थी मैथिली, और 22 नंबर थी संथाली। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची है। संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है वर्तमान में? 22 भाषाएं। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यानी जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब इसमें भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और ये 14 भाषाएं थी ये। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। और 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। और 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तब 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये था संविधान में राजभाषा से संबंधित जो मुख्य मुख्य जो बातें थी वो हमने देख लिए। अब इनके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं
उनकी हम एक अलग से प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।